Welcome everybody to this new lecture of our paper waves oscillations in acoustics, and today we will discuss some new concepts related to this paper, waves oscillations and acoustics, paper number 3rd of our syllabus. And the first topic of today's lecture is sharpness of resonance. Sharpness of resonance due to some technical problems, although this topic we were starts in our previous lecture, but due to some technical issue this is not very clearly starts. So let us now start this topic, and this is about sharpness of resonance. Okay, what do you mean by sharpness of resonance? Okay, so let us make some mathematical concept first, and then verbally or by definition we will define the sharpness of resonance. Okay, so the displacement amplitude of a forced harmonic oscillator is given by this formula. This is our amplitude displacement and given by this type of equation. Okay, A equals to f naught, small f naught, okay, root 4b square omega square plus omega square minus omega naught square to the power square. ओके, ये फॉर्मूला हमें एम्पलीट्यूड के बारे में बताता है और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बताता है। एक फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह का होता है। ओके, यहाँ अगर मैं रेजोनेंस की कंडीशन को स्टडी करूँ, क्योंकि रेजोनेंस की जो ये कंडीशन हम स्टडी करके आए थे ये वाली कंडीशन, इस कंडीशन के ऊपर हम डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंस की इस कंडीशन के ऊपर हम अगर जाएं, व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. ओके, so when omega equals to omega naught, that means the frequency of driven force is equal to the natural frequency of the oscillations of the oscillator. Okay, then when this happened, so omega equals to omega naught, that means into the denominator and into the square root, the second term will be vanishes. ये टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोट यहाँ पुट करेंगे तो ये टर्म हो जानी है जीरो. जब ये टर्म जीरो हो जाएगी तो मेरे पास बचेगी केवल ये वाली टर्म 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ 2b ओमेगा होल स्क्वायर, और उस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल. तो जो एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो आ जाएगी मेरे पास एफ नॉट ओवर 2b ओमेगा. ओके, जहां एफ नॉट क्या है, इज द अप्लाइड फोर्स पर यूनिट मास, बिकॉज एफ नॉट इक्वल्स टू कैपिटल एफ नॉट ओवर एम, and b is the damping coefficient. Okay, then as the frequency of the applied force omega is increased or decreased, जब भी ड्राइवन फोर्स या जो अप्लाइड फोर्स या पीरियोडिक फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स जो भी वहां आपने अप्लाई किया है, जैसे ही आप उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं, तो फ्रॉम इट्स रेजोनेंट वैल्यू ओमेगा नोट, इसकी रेजोनेंट वैल्यू ओमेगा नोट से जब भी आप ये जो वैल्यू है ओमेगा नोट, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा, दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जब भी आप ओमेगा नोट से इस ड्राइवन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा नोट, ओके, द वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑलवेज डिक्रीजेस. तो जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है वो कुछ इस तरह का होता है कि वो हमेशा डिक्रीज होता है, चाहे आप बढ़ाएं वैल्यू को या घटाएं. किसकी वैल्यू? ओमेगा की वैल्यू. किसके रेस्पेक्ट में? ओमेगा नोट के रेस्पेक्ट में. ओके, मान लीजिए मैं फॉर एन एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि 10 हर्ट्ज पे एक रेजोनेंस की एक फिनोमिना होती है और वो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, इसका मतलब ओमेगा नोट की वैल्यू होगी 10 हर्ट्ज. अब ओमेगा की वैल्यू आप 10 हर्ट्ज से ज़्यादा लेके जाएं, यानी 15 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, या फिर नीचे लेके आएं यानी 5 हर्ट्ज या 2 हर्ट्ज, दोनों स्थितियों में जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है, जो ड्राइवन फोर्स का एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होगा.
दोनों परिस्थितियों में एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा ऑफ द ड्राइवन फोर्स और ड्राइवन ऑसिलेटर। ओके, व्हेन द एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस इस फ्रीक्वेंसी पे व्हेन द एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस falls rapidly as the frequency omega of the applied force is changed, और changed वर्ड इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम जनरली लिखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज, लेकिन चेंज वर्ड इसलिए लिखा गया है क्योंकि फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है, वो स्थिति है, इसलिए चेंज वर्ड यूज किया गया है। चेंज्ड स्लाइटली फ्रॉम इट्स रेजोनेंट वैल्यू द रेजोनेंस इज सेड टू बी शार्प। अगर एम्पलीट्यूड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे रैपिडली फॉल्स होता है, रैपिडली उसकी वैल्यू घटती है, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें फ्रीक्वेंसी ओमेगा में और एम्पलीट्यूड में, और जो वेरिएशन हो एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में वो बहुत ज़्यादा शार्प हो, रैपिड हो, तो हम उस स्थिति में रेजोनेंस को बोलते हैं शार्प रेजोनेंस। इस ग्राफ में हम वो चीज़ आगे डिस्कस करने वाले हैं। और व्हेन द एम्पलीट्यूड एट द रेजोनेंस falls gradually, धीरे धीरे, as the frequency omega of the applied force is changed slightly from its resonant value, the resonance is said to be flat। तो रेजोनेंस को इस स्थिति में हम कहते हैं फ्लैट। ओके, इस ग्राफ को अब हम चेक कर लेते हैं, इस ग्राफ को देख लेते हैं। ये ग्राफ जो प्लॉट किया गया है ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड ग्राफ है। और यहाँ के आपको बहुत सारे ग्राफ दिखाई दे रहे होंगे। दिस इज माय फर्स्ट ग्राफ, दिस इज माय सेकंड ग्राफ, दिस इज माय थर्ड ग्राफ, दिस इज माय फोर्थ ग्राफ। अब देखिए ये वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जिसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब ये होगा कि इस फ्रीक्वेंसी में, जो इस फ्रीक्वेंसी पर जो हमारा फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो आप देखिए, या आप चाहे किसी भी ग्राफ की बात कर लीजिए, किसी भी ग्राफ की बात कर लीजिए, फर्स्ट ग्राफ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन सब का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो इस फ्रीक्वेंसी पे। देखिए, दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्थ ग्राफ, दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ थर्ड ग्राफ, दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड ग्राफ, एंड दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट ग्राफ। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर रेजोनेंस होता है। ये रेजोनेंस का मतलब जिस पर फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहता है, ये वो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। अब इस फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाइए या फिर घटाइए, या फिर इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये वर्ड यूज किया चेंज्ड। चेंज्ड का मतलब या तो आप ओमेगा की वैल्यू को ओमेगा नोट के रेस्पेक्ट में बढ़ाइए या फिर ओमेगा की वैल्यू को ओमेगा नोट के रेस्पेक्ट में घटाइए। दोनों स्थितियों में जो रेस्पेक्टिवली जो एम्पलीट्यूड है या इसके रेस्पेक्ट में जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है वो हमेशा डिक्रीज होता है। यहाँ देखिए, ओमेगा की वैल्यू को बढ़ाइए, यहाँ एम्पलीट्यूड डिक्रीज, फिर बढ़ाइए एम्पलीट्यूड डिक्रीज, फिर बढ़ाइए एम्पलीट्यूड डिक्रीज। थर्ड ग्राफ को चेक कीजिए, ओमेगा की वैल्यू बढ़ाइए, यहाँ आइए एम्पलीट्यूड डिक्रीज, क्योंकि पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड की ये है। फिर एम्पलीट्यूड को बढ़ाइए, एम्पलीट्यूड डिक्रीज, फिर एम्पलीट्यूड को बढ़ाइए, एम्पलीट्यूड डिक्रीज, फिर एम्पलीट्यूड को बढ़ाइए, एम्पलीट्यूड डिक्रीज। थर्ड सेकंड ग्राफ को, ये पीक वैल्यू है एम्पलीट्यूड की, इस पॉइंट पर पीक वैल्यू है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ आप इस लाइन को यहाँ मिलाएंगे तो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर सेकंड ग्राफ ऑफ एम्पलीट्यूड, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड भी कह रहे हैं। तो यहाँ से फिर से बढ़ाइए, यहाँ आइए, इस पॉइंट पर आइए, देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ इस पॉइंट पर मैक्सिमम थी, यहाँ इस पर पॉइंट पर मैक्सिमम। ओके, अब फिर से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए, डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए, डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए, डिक्रीज। अब फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट ग्राफ के लिए चेक करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए, मैक्सिमम यहाँ है इस फ्रीक्वेंसी पे, जिसको हम रेजोनेंस की कंडीशन कह रहे हैं। इस फ्रीक्वेंसी पे फर्स्ट ग्राफ का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा एम्पलीट्यूड नहीं है, तो ये कंडीशन हुई रेजोनेंस की। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए, बढ़ाया, एम्पलीट्यूड अपने पीक वैल्यू से डिक्रीज हो गया। यहाँ इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बढ़ाइए, एम्पलीट्यूड फिर से डिक्रीज हो गया, फिर बढ़ाइए, फिर डिक्रीज, फिर बढ़ाइए, फिर डिक्रीज, फिर बढ़ाइए, फिर डिक्रीज। इसी तरह के रिजल्ट्स आपको
फ्रीक्वेंसी को घटाने पे भी मिलेंगे। यानी अगर ये जो हमारे पास ड्राइवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, अगर इसकी वैल्यू को हम घटाते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा नॉट। अब आप इसकी वैल्यू को घटाइए, यहाँ इस पॉइंट पर पीक एम्पलीट्यूड है, घटाइए, एम्पलीट्यूड डिक्रीज, फिर से घटाइए, एम्पलीट्यूड डिक्रीज, फिर से घटाइए, एम्पलीट्यूड डिक्रीज, फिर से घटाइए। यानी दोनों स्थितियों में, चाहे आप ओमेगा नोट के रेस्पेक्ट में ओमेगा की वैल्यू को बढ़ा दीजिए या ओमेगा नोट के रेस्पेक्ट में ओमेगा की वैल्यू को कम कर दीजिए, दोनों परिस्थितियों में जो corresponding एम्पलीट्यूड है फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो डिक्रीज होता है। एक बात। अब हम बात कर रहे हैं, ये बात हुई कि दोनों परिस्थितियों में, चाहे आप ओमेगा की वैल्यू को ओमेगा नोट के रेस्पेक्ट में बढ़ा के देख लीजिए या ओमेगा की वैल्यू को ओमेगा नोट के रेस्पेक्ट में घटा कर देख लीजिए, दोनों परिस्थितियों में जो एम्पलीट्यूड है, corresponding एम्पलीट्यूड है फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो डिक्रीज होता है। एक बात। दूसरी, कितनी जल्दी डिक्रीज होता है या धीरे धीरे डिक्रीज होता है, ये मुझे आंसर देगा कि मेरा रेजोनेंस शार्प है या फ्लैट है। अब देखिए, मैं दो ग्राफ्स की तुलना कर रहा हूं, एक मैं फर्स्ट ग्राफ की तुलना कर रहा हूं इस फोर्थ ग्राफ से। ओके, अब आप यहां से ओमेगा नोट की वैल्यू मान लीजिए बढ़ाते हैं, ओमेगा नोट की वैल्यू बढ़ाना शुरू करते हैं, यहाँ लाते हैं, तो ओमेगा नोट की वैल्यू बढ़ाते हैं। मैं इस ग्राफ की फोर्थ ग्राफ और फर्स्ट ग्राफ, इनकी तुलना आपस में कर रहा हूँ, इनका कंपैरिजन हम कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं ओमेगा नोट की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो corresponding वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, लेकिन कितना डिक्रीज होता है ये मुझे नोट करना है। तो यहाँ हुआ इतना डिक्रीज यहाँ इस पॉइंट पर, और यहाँ हुआ इतना डिक्रीज। तो स्लोप देखिए, यहाँ स्लोप ये है और यहाँ स्लोप ये है। तो स्लोप कहाँ ज्यादा है डिक्रीज का? यहाँ ज्यादा है। फिर आप फिर से बढ़ाइए, मान लीजिए आप इस पॉइंट पर ओमेगा की वैल्यू के क्रॉसपॉन्ड में एम्पलीट्यूड को चेक करना चाहते हैं। तो एम्पलीट्यूड इस पॉइंट पे यहाँ इस पॉइंट पर ये हुआ, तो स्लोप देखिए ग्राफ का। और इसी के रेस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पर स्लोप देखूं तो स्लोप देखिए यहाँ ग्राफ का। तो कौन से ग्राफ में एम्पलीट्यूड जल्दी डिक्रीज हो रहा है? और क्लियरली फर्स्ट ग्राफ में। इसका मतलब फर्स्ट ग्राफ शार्प है विद रिस्पेक्ट टू फोर्थ ग्राफ। तो इसी को हम कहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अगर ओमेगा की वैल्यू चेंज करने से corresponding एम्पलीट्यूड में चेंज बहुत जल्दी होता है, रैपिडली चेंज होता है, तो हम उसको कहते हैं रेजोनेंस इज शार्प। और अगर धीरे चेंज तो होता है, डिक्रीज तो होता है, एम्पलीट्यूड इधर लेके जाइए, ओमेगा को बढ़ाइए तब भी डिक्रीज होगा, ओमेगा को घटाइए तब भी एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, लेकिन कितनी जल्दी और कितनी देर में डिक्रीज होता है ये ग्राफ भी डिक्रीज दिखाता है, ये ग्राफ भी डिक्रीज दिखा रहा है। जब आप ओमेगा की वैल्यू को बढ़ाएं तो इस ग्राफ का एम्पलीट्यूड भी धीरे धीरे कम हो रहा है, और इस ग्राफ का एम्पलीट्यूड भी धीरे नहीं, अब इस ग्राफ का एम्पलीट्यूड बहुत तेजी से कम हो रहा है। ओमेगा को घटाइए तो इस ग्राफ का जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होकर इस पॉइंट पर आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप ओमेगा को घटाते, इसका देखिए स्लोप तुरंत एकदम कम हो जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब ओमेगा की वैल्यू को चेंज करने से, यानी फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो फ्रीक्वेंसी है, इसको चेंज करने से अगर corresponding चेंज एम्पलीट्यूड में बहुत जल्दी होता है, रैपिड चेंज इन एम्पलीट्यूड, तो हम कहते हैं दैट इज नोन एज द रेजोनेंस इज शार्प। और अगर एम्पलीट्यूड में जो चेंज है वो धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली होता है, तो हम उसे कहते हैं रेजोनेंस इज फ्लैट। एंड दैट इज द टॉपिक इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. That is about this topic, sharpness of resonance, and this is graph. In first graph, when b equals to 0, जब कोई डैम्पिंग नहीं हो तो रेजोनेंस बिकम्स इनफाइनाइट, और ये इनफाइनाइट ही है। इस स्केल के बाहर हमने डॉटेड किया हुआ है, ये ग्राफ डॉट से बनाया है। तो जब डैम्पिंग बिल्कुल नहीं होगी तो रेजोनेंस
जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी नो डैम्पिंग की कंडीशन में। नो डैम्पिंग मतलब जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट बी है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम कहते हैं कि रेजोनेंस इनफाइनाइट हो, रेजोनेंस बिकम्स इनफाइनाइट। ओके, व्हेन बी इंक्रीजेस दिस साइन, दिस एरो into the upward direction, indicates the increase in B, indicates the increase in B। ओके, यानी डैम्पिंग का इफेक्ट जब बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड कॉन्सिक्वेंटली कम होगा। किसी भी ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड जब भी डैम्पिंग बढ़ेगी तब एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज। व्हेन डैम्पिंग इज इंक्रीज, कॉन्सिक्वेंटली amplitude of the oscillator will decrease, that is when damping is small। जब डैम्पिंग, यहाँ डैम्पिंग 0 थी, लेकिन जब कुछ डैम्पिंग होती है तो रेजोनेंस क्या हो जाता है, शार्प हो जाता है। और जब डैम्पिंग लार्ज होती है तो जो शार्पनेस है वो, जो रेजोनेंस है वो फ्लैट हो जाता है। तो ये डैम्पिंग इफेक्ट है किसका, रेजोनेंस के ऊपर, डैम्पिंग इफेक्ट ऑन रेजोनेंस। ओके, जब कोई डैम्पिंग नहीं है तो रेजोनेंस इनफाइनाइट है। जब डैम्पिंग स्मॉल है, आपने डैम्पिंग को बढ़ाया 0 से, तो जब डैम्पिंग स्मॉल है आप बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो कॉन्सिक्वेंटली जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेटर का वो डिक्रीज होता है। एम्पलीट्यूड ऑसिलेटर का क्या करता है, डिक्रीज करता है। ओके, इसका मतलब ये है जैसे ही आपने डैम्पिंग को बढ़ाया तो रेजोनेंस तुरंत, जो रेजोनेंस उस कंडीशन में होता है व्हेन डैम्पिंग इज स्मॉल, जब डैम्पिंग स्मॉल हो तो उस स्थिति में जो रेजोनेंस होता है वो उसको हम शार्प रेजोनेंस, और जब डैम्पिंग बहुत ज्यादा हो तो उस स्थिति में जो रेजोनेंस है उसको हम फ्लैट कहते हैं। इससे हम क्या आइडिया निकाल, अगर हम फोर्थ ग्राफ को देखें तो ये एक फ्लैट ग्राफ है, यहाँ फ्लैट रेजोनेंस है, और अगर हम फर्स्ट या सेकंड ग्राफ को देखें तो ये एक शार्प रेजोनेंस है। इसका मतलब ये है कि जिस ऑसिलेटर के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है ग्राफ नंबर 4, इसमें रेजोनेंस फ्लैट रहा होगा, यानी इसमें डैम्पिंग का इफेक्ट ज्यादा रहा होगा। इस ऑसिलेटर के लिए डैम्पिंग का इफेक्ट ज्यादा रहा होगा। और सेकंड ग्राफ की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड तेजी से डिक्रीज होता है दोनों साइड पे। किस साइड पे, विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा नॉट, दैट इज आवर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। ओके, जिसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कह रहे हैं। तो इसके दोनों तरफ जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा शार्प है। इसका मतलब जो सेकंड वाला ऑसिलेटर रहा होगा इसमें डैम्पिंग का इफेक्ट कम रहा होगा, और फोर्थ वाले ऑसिलेटर में जो डैम्पिंग इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा रहा होगा। ओके, सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन डैम्पिंग एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ओके, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को आप ओमेगा नोट के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हो, डैम्पिंग से भी डिफाइन कर सकते हो। तो हमने यहाँ दोनों से इसको डिफाइन किया। जैसे ही आप ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नोट के रेस्पेक्ट में घटाते हैं या फिर बढ़ाते हैं, दोनों ही स्थितियों में जो आयाम है, एम्पलीट्यूड है ऑसिलेटर का, वो कम होता है। अब एम्पलीट्यूड कितनी तेजी से कम होता है या धीरे धीरे कम होता है, ये दो स्थितियां हैं। अगर तेजी से कम होता है तो हम उसे शार्प रेजोनेंस कहेंगे, और अगर धीरे धीरे कम होता है एम्पलीट्यूड तो हम उसे फ्लैट रेजोनेंस कहेंगे। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट इज अबाउट पावर सप्लाइड बाय ए ड्राइविंग फोर्स। कितनी पावर सप्लाई करता है। देखिए, ड्राइवन फोर्स के बारे में हम स्टडी करते आ रहे हैं, और ड्राइवन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हमने इसलिए लगाया है सर्किट में, एक पीरियोडिक फोर्स है जो इसलिए लगाया गया है, उसका एप्लीकेशन इसलिए किया गया है कि जो डैम्प्ड वाली कंडीशन थी हमारे पास, उससे हम छुटकारा पा सकें। यानी कि जो ऑसिलेटर के एम्पलीट्यूड टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहे थे वो ना हो, और हमारा जो ऑसिलेटर है वो इंडेफिनिट टाइम के लिए एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर सके। इंडेफिनिट टाइम के लिए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से
ऑसिलेट कर सके, इसीलिए हमने वहां एक ड्राइवन फोर्स लगाया है। और ये ड्राइवन फोर्स क्या करता है, हमारे ऑसिलेटर को पावर या एनर्जी सप्लाई करता है। और जो एनर्जी का रेट है, जो एनर्जी सप्लाई, अगर मैकेनिकल ऑसिलेटर होगा तो वहाँ एक मैकेनिकल फोर्स लगाया जाएगा, अगर इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर होगा तो वहाँ एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब है बाय मीन्स ऑफ अ बैटरी। ओके, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमने जो यहाँ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के हम जब स्टडी कर रहे हैं तो वो जो एनर्जी सप्लाई किया है उसका टाइम रेट चेंज है, टाइम रेट चेंज ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज नोन एज पावर सप्लाइड टू ए फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। बिकॉज वो जब वो फिर डैम्प्ड नहीं रहेगा फिर वो बन जाएगा फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर आप उसको एनर्जी सप्लाई नहीं करते हो तो फिर वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर ही होगा। तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज वाली प्रॉब्लम थी कि जो टाइम के साथ एम्पलीट्यूड रेगुलरली डिक्रीज करता है, उससे निजात पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए हमने जो हमारा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर था उसको बाहर से एनर्जी सप्लाई किया। और उस एनर्जी का जो टाइम रेट चेंज होगा, टाइम रेट चेंज ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर सप्लाइड बाय द ड्राइविंग फोर्स और पावर सप्लाइड टू अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, क्योंकि हमारा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर तभी फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर बनेगा जब हम उसको पावर सप्लाई करेंगे। पावर सप्लाई का मतलब क्या हुआ, द एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, द एनर्जी सप्लाइड टू द oscillator per unit time. Okay, so this now when an oscillator is set to forced vibration by an external driving force, some energy is dissipated, कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, डिसिपेटेड हो जाती है, वो पूरी एनर्जी सप्लाई नहीं हो पाती ड्राइवन ऑसिलेटर को। ओके, इज इन एवरी साइकिल ड्यू टू डैम्पिंग रेजिस्टेंस आर। ओके, टू मेंटेन द स्टेडी स्टेट ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर दिस एनर्जी लॉस हैज टू बी सप्लाइड बाय द ड्राइविंग फोर्स। ओके, व्हेन ए डैम्प्ड simple harmonic oscillator is acted upon an external periodic force F equals to F naught cos omega t, the velocity of the forced harmonic oscillator is given by this। क्योंकि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, जब ड्राइवन फोर्स हमारे पास ये हो, जब ड्राइवन फोर्स हमारे पास रियल हो तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो ये है। जब हमारे पास ये वाला फोर्स, व्हेन ड्राइवन फोर्स इज F इक्वल्स टू F नॉट cos ओमेगा t, तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो ये है, y इक्वल्स टू F नॉट ओमेगा ZM cos ओमेगा t माइनस 5 प्लस पाई बाई 2। इस तरह का हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमें दिखता है जब फोर्स क्या हो, जब ड्राइवन फोर्स इस तरह का हो, F इक्वल्स टू F नॉट cos ओमेगा t टाइप का अगर हमारे पास फोर्स है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो कुछ इस तरह का होगा। ओके, या फिर आप इस तरह का भी आप कह सकते हैं F नॉट ओवर ओमेगा ZM साइन ओमेगा t माइनस 5, चूंकि साइन को ही कॉस की टर्म में लिखा गया है बाय दिस फैक्टर, और चूंकि हमें फेज डिफरेंस यहाँ देखना था, हमारा यहाँ मोटिव दूसरा था, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा। अदरवाइज आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये वाली इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 9 है ये मुझे सप्लाई करती है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। और जब मेरे पास फोर्स रियल हो तो मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो भी रियल होना चाहिए। और इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो जनरल सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें जो रियल पार्ट है वो ये है, इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है वो ये है। तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ये फेज के साथ है, विदाउट फेज है, कॉस साइन। ओके, द डिफरेंस इज ओनली पाई बाई 2। ओके, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं।
ओके, सो जब मेरे पास फोर्स F इक्वल्स टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी है, तो जो मेरे पास क्रोस्पोंडिंग सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो ये है, y इक्वल्स टू एफ नॉट ओमेगा जेड एम इंटू साइन ओमेगा टी। तो इसको अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं इस इक्वेशन को, तो मुझे मिल जाएगी वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर, वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर। चूंकि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। So let us do this. Okay, this, so differentiating that equation of displacement with respect to, चूंकि इस equation of displacement जो है वो ये है आपके पास y equals to f naught over omega zm sin of ओमेगा टी माइनस फाइव, ये वाला इक्वेशन है आपके पास डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो आपको मिलती है वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर, वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर। तो कीजिए, डिफरेंशिएट किया हमने इस इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने दिया dy बाई डी टी, हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर हुआ, बिकॉज दिस द टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस टर्म को अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो एफ नॉट ओवर ओमेगा जेड एम सेम डी बाई डी टी ऑफ दिस टर्म साइन ओमेगा टी माइनस फाइव गिव्स मी कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव एंड ओमेगा, cos omega t minus phi and omega. Okay, so the velocity or the time rate change of displacement of a forced harmonic oscillator, when the force of this type, when the force is real, then velocity of the oscillator is of this type, f naught over zm, because omega is cancelled with omega, and cos omega t minus phi. Hence the work done by the driving force F producing a displacement y is given by this, W equals to Fy, work equals to force into displacement, work is equals to force into displacement. Hence the instantaneous power is time rate change of energy, and the energy in the form of work. Okay, so this is the time rate change of work. So time rate change of this function, so f let us be constant, and dy by dt, and dy by dt is v, so fv. Hence the instantaneous power supplied to the oscillator is equals to the instantaneous force F, this, and the instantaneous velocity v, this. Hence the dw by dt, that is the power supplied to the oscillator, is equals to f naught cos omega t, that is your force, this, f equals to f naught cos omega t, into instantaneous velocity, and the instantaneous velocity is this, f naught over zm cos omega t minus phi, cos omega t minus phi, and f naught over zm. Okay, so the work done in a time dt, let it be dw. So cross multiply by dt, this function, cross multiply by dt into the right hand side. So the work done in a time dt is equals to f naught is multiplied by f naught, so y, f naught is square, zm into the denominator, cos omega t same, cos omega t minus phi same, into dt. Okay, now the work done in a time t, that is the time period of the oscillator. तो जब टाइम पीरियड इस टाइम t में कितना वर्क डन होगा by the oscillator in time t, which is the time period of the oscillator. So integrating this last equation, this equation on both sides with respect to t. Okay, onto the right hand side with respect to t, and onto the left hand side we have only dw, so different integrating dw. Okay, so this, now the integration of left hand side is dw, and onto the right hand side f naught square is constant, zm is constant, so here is only integration 0 to t and this function cos omega t minus phi into dt. Okay,
the integration of dw will becomes w equals to f naught square over zm, and the rest is same. Okay, now the average power, because power is the work done in a time dt, that is work done in a small time, or the energy supplied in a small time dt. Okay, or the energy supplied, you can say it as energy supplied per unit time, or you can say it as work done per unit time, whatever you can say. The average power over one complete cycle, and one complete cycle is completed in a time t, which is the time period of the oscillator. Hence, let us calculate the average power by this formula, and the average power is given by this W, work done in a time dt, represents the average power, and f naught square over zm same. Let us calculate the average of this function for a time t. So 1 over t, 0 to t, cos omega t minus phi dt. This is my formula for calculating the average value of any function. If a function is t, f, then simply calculate 1 over t, integration 0 to 2 f dt. Simply. So 0 to t same, cos omega t same, and let us expand this function cos omega t minus phi. Cos omega t minus phi cos a minus b जैसा वर्क करेगा, और cos a minus b को जब एक्सपेंड आप करते हैं तो फॉर्मूला बनता है cos a cos b plus sin a sin b. Okay, so let us expand this formula cos omega t minus phi. So this is cos a cos b plus sin a sin b. Cos a minus b, that means cos a cos b plus sin a sin b. So cos omega t into cos omega t cos phi plus sin omega t sin phi, and dt is same. Okay, and f naught square over zm t is out of the integration. Cos phi is common here, so it is out of the integration. 0 to t, cos omega t is multiplied by cos omega t, gives you cos square omega t dt, plus sin phi is common here, 0 to t, into the integration cos omega t sin omega t dt. Okay, this is my final expression. And now multiply and divide by 2 this equation. So when you multiplied this equation by 2, the factor 2, so 2 is here, and dividation factor is 2 is here. Okay, so multiply and divide by 2 the whole equation. So the 2 which is into the denominator is here, and the 2 into the denominator is here, and multiply also into the second term. So cos phi is same, 0 to t is same, 2 cos square omega t dt plus sin phi 0 to t 2 sin omega t cos omega t dt. This. So f naught square over 2 zm t, this is the same factor. Cos phi is same, 0 to t is same, and let us write this function in the term of cos 2 theta formula. Applied cos 2 theta equals to 2 cos square theta minus 1. So 2 cos square theta minus 1 is here, plus 1 plus this formula 2 cos square omega t can be written as 1 plus cos 2 omega t and dt. Okay, and this 2 sin a sin b, 2 sin a cos b. This is my formula of sin 2a. Actually this is 2 sin a cos a. 2 sin a cos a, because the angle of sine and the angle of cos here is same. Okay, so this is my formula of 2 sin a cos a, and that is the formula of sin 2a, and here is a is the angle, and angle is omega t. So this formula is sin 2 omega t dt, and this formula will become 1 plus cos 2 omega t dt. Let us write this term in more convenient way, and the way is this: dt is multiplied by 1, so it becomes dt. So cos phi is same, 0 to t, dt is multiplied by 1, becomes dt, plus cos phi is multiplied by this term, cos phi is same, 0 to t, integration of this function, plus sin phi is same, 0 to t, integration of this function. Okay, now you all know
हमने ये काम बहुत बार किया है. द एवरेज, द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन और दिस फंक्शन between the limits 0 to 2e always gives you 0. So this function will become 0 and this function will become 0. आप ऐसा करके भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा. लेकिन आप इसका इंटीग्रेशन करके देखिए cos 2 ओमेगा टी का 0 to 2 लिमिट्स के बीच में, तो आपको 0 देगा, और sin 2 ओमेगा टी भी आपको 0 देगा. ओके, आप ऐसा करके भी देख सकते हैं. ओके, so this is my integration result, and when you integrate this dt between the limits 0 to t gives you t. So f naught square over 2 zmt, f naught square over 2 zmt, here is f naught square over 2 zmt. Cos phi is same, t is coming from here, t is cancelled with t. So the average power over one complete cycle for a forced harmonic oscillator is this: f naught square over 2 zm cos phi. Okay, hence the average power supplied to the driving force to the oscillator is this: P average is equals to f naught square over 2 zm cos phi, where the quantity cos phi is known as power factor. इतना पावर सप्लाई करता है, और इसी पावर की वजह से जो हमारा फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो रेगुलरली विदाउट लॉसिंग इट्स एम्पलीट्यूड, वो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करता रहता है. दिस इज माय formula of average power. Okay, this is my formula of average power. And cos phi here is known as the power factor of the oscillator or of the forced harmonic oscillator. Okay, now this is the graphical representation. And this graph is plotted between the average power and the frequency. Okay, and this graph is also known as absorption curve of the oscillator. और इस absorption curve का आगे हम यूज भी करेंगे, और वो यूज जो होगा वो बैंडविड्थ कैलकुलेशन में होगा. So let us first discuss about this graph. तो इस ग्राफ में ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है. तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो एवरेज पावर होती है फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की, आप ये देख रहे होंगे कि ये मैक्सिमम होती है. ये मैक्सिमम है. किस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम है. और जैसे ही आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाते हैं या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घटाते हैं, वैसे ही कॉन्सिक्वेंटली जो एवरेज पावर की वैल्यू है वो कम होती जाती है. एवरेज पावर की वैल्यू कम होती रहती है. इसलिए चाहे आप लो फ्रीक्वेंसी पे कैलकुलेट करें या हाई फ्रीक्वेंसी पे कैलकुलेट करेंगे, जो एवरेज पावर की वैल्यू होगी वो हमेशा कम होगी. जबकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोट पर ये जो एवरेज पावर की वैल्यू है ये मैक्सिमम एवरेज पावर हमें मिलेगी यहाँ से. ओके, सो एट लो फ्रीक्वेंसी पे जब आप कैलकुलेट करेंगे, सो एट लो फ्रीक्वेंसी ओमेगा टेंडिंग टू जीरो, दैट मीन्स m omega is also tending to 0 and s by omega is tending to infinity because omega is here into the denominator. Okay, so Zm, because Zm is this, which is my mechanical impedance, and Zm is this. Okay, and Zm, how Zm depends on omega, because here is omega m. If omega tending to 0, then this term will also tending to 0, and if omega tending to 0, then this term will tending to infinity. Okay, so when
at low frequency when omega tending to 0, m omega tending to 0 and s by omega tending to infinity and zm tending to very large value. तो जो मैकेनिकल इम्पीडेंस होगा मेरा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और मैकेनिकल इम्पीडेंस के ज़्यादा होने का मतलब है कि जो एवरेज पावर होगी वो बहुत कम होगी, एवरेज पावर बहुत कम होगी। ओके, क्योंकि जो एवरेज पावर है वो ये फॉर्मूला मेरे पास एवरेज पावर का है, ये फॉर्मूला मेरे पास एवरेज पावर। जेडम जैसे ही घटेगा, जेडम की वैल्यू कम होगी तो पावर एवरेज ज़्यादा होगी, और जेडम की वैल्यू कम ज़्यादा होगी तो एवरेज पावर कम होगी। ये वैल्यू मेरे पास है, और चूंकि जो जेडम का फैक्टर है तो जेडम जैसे ही लार्ज वैल्यू की तरफ टेंड करेगा, चूंकि ये इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, हेंस द एवरेज पावर इज स्मॉल। तो इस फॉर्मूले से जैसे ही ये फार्मूले को देखो, जेडम की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो एवरेज पावर कॉन्सिक्वेंटली क्या हो जाएगी, कम, बिकॉज जेडम इनवर्सली वेरी करता है एवरेज पावर के, इनवर्सली वेरी करता है टू द एवरेज पावर। इसीलिए जेडम की वैल्यू कम होने से जो एवरेज पावर की वैल्यू है वो, जेडम की वैल्यू बढ़ने से एवरेज पावर की वैल्यू कम हो जाएगी। और बढ़ा क्यों, क्योंकि ये वाला जो एस ओवर ओमेगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ये वाला टर्म उसको बढ़ाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी पे बात करें, ओमेगा टेंडिंग अगेन यहाँ हियर ओमेगा टेंडिंग टू 0 एट लो फ्रीक्वेंसी, हियर ओमेगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो इस बार ये वाला टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा और एस बाई ओमेगा वाला टर्म ये 0 हो जाएगा। तो अगेन जेडम टेंड्स टू वेरी बिग वैल्यू, और अगेन पी एवरेज इज स्मॉल, average power is again very small. Okay, and finally at resonance frequency when omega equals to omega naught, जब ये वैल्यू हो जाए तो जेडम क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो जो फॉर्मूला अभी हम जेडम का स्टडी करके आए हैं, ये वाला ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोट। ओके, सो ओमेगा नो इक्वल्स टू ओमेगा नोट, इस फ्रीक्वेंसी पे जो जेडम की वैल्यू है वो आर के इक्वल हो जाएगी, cos फाई हो जाएगा आर ओवर जेडम। सो जेडम की वैल्यू चूंकि आर के बराबर है तो यहाँ आप जेडम की वैल्यू जब आर रखेंगे तो आर बाई आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हैंस cos फाई की वैल्यू 1 की कब होती है, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, चूंकि फाई एवरेज की वैल्यू ये है, पी एवरेज की वैल्यू, और इसकी पी एवरेज की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब cos फाई की वैल्यू क्या हो, +1। तो पी एवरेज मैक्सिमम, एवरेज पावर का मैक्सिमम कब होगा, जब cos फाई की वैल्यू क्या हो जाए, +1। चूंकि cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू वो +1 है और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो cos फाई की वैल्यू जब +1 होगी तब एवरेज पावर का हमें मिलेगा मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम एवरेज पावर होगी वो इस कंडीशन में, जब रेजोनेंस की कंडीशन होगी, जब रेजोनेंस की कंडीशन होगी उस कंडीशन में cos फाई की वैल्यू होगी +1, और cos फाई का ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब पी एवरेज की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और पी एवरेज की मैक्सिमम वैल्यू ये है, इसको हम पी एवरेज मैक्स लिख रहे हैं। ओके, हेंस द एवरेज मैक्सिमम पावर एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज दिस एफ नोट स्क्वायर ओवर 2 जेडम। सो एफ नोट स्क्वायर, चूंकि जेडम की वैल्यू यहाँ आर के बराबर है, सो एफ नोट स्क्वायर ओवर 2r, दिस इज माई एवरेज पावर, दिस इज माई एवरेज पावर, पी मैक्सिमम एफ नोट स्क्वायर ओवर 2r, एफ नोट स्क्वायर ओवर 2r। Okay, so this is all about the power dissipation or average power supplied to harmonic oscillator for to becoming or to acting it as a forced harmonic oscillator। इतना एवरेज पावर मुझे चाहिए, इतना एवरेज पावर मुझे सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके एक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर एक फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर बनेगा। और इसी का जो मैक्सिमम, इसी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है एफ नोट स्क्वायर ओवर 2r। दिस इज द मैक्सिमम एवरेज वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम एवरेज वैल्यू। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर today's lecture. We'll meet you into the next one. Thank you.